बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग CS 101 की लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इसका जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम मॉड्यूल नंबर 10 को स्टडी करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोगों ने ये देखना है कि कैसे कंप्यूटर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस से इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना। तो सबसे पहले जो हमारा एक जनरल जो ख्याल किया जाता है कि जो पहला जो कंप्यूटर था वो एबाकस था। तो आप लोगों को वर्ड कंप्यूटर पे अगर गौर करें तो जो कंप्यूटर का वर्ड है वो वर्ड कंप्यूट से निकला है और कंप्यूटर का मतलब होता है गिनना या कैलकुलेट करना। तो उस ज़माने में जो था कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। उन्होंने एक कैलकुलेटर इजाद किया जिसका नाम था एबाकस और वो उसे ही कंप्यूटर कहते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि कदीम चाइना में इसका जो है स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है इस जो अर्लियर कंप्यूटर को ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन ने यूज़ किया। और ये जो कंप्यूटर था ये इस तरह एक ऐसी मशीन थी जो बिल्कुल सिंपल थी। उसके अंदर कुछ तरह के जो है बीड्स लगे हुए थे और वो बीड्स जो है वो उसके ऊपर जो है रोड के ऊपर लगे हुए थे और उसको उन रोड्स को जो है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था उसके ऊपर लगाया गया था। तो वो उस फ्रेम के ऊपर जो बीड्स थे उनको आगे पीछे करके जो अपने जो कैलकुलेशंस करते थे। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और उसके ऊपर जो है ये लंबा सा रोड लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है बीड्स हैं। तो इन मोतियों को आगे पीछे करके वो जो है कैलकुलेशंस करते थे। तो ये अर्लियर कंप्यूटर था। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर आया। तो इस जो टेक्नोलॉजी में जो है एक जो है फ्रांस से ब्लेज पास्कल थे। उनका ताल्लुक फ्रांस से था और एक लेबनीज थे जिनका ताल्लुक जर्मनी से था और एक चार्ल्स बाबेज थे जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाला। और टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर हमें क्या कहती थी कि वो एक ऐसी मशीन थी जो डाटा को गेयर की जो पोजीशनिंग है यानी कि उसकी गेयर की जो जगह है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर देती। और उसके अंदर जो डाटा था वो गेयर की जो है इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करके जो है उसमें मैकेनिकली इंटर करके उसमें डाटा जो एंटर किया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग टेक्नोलॉजी गेयर की देख लो। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, इस तरह के गेयर थे और ये आप लोगों को गेयर नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को डाटा शो हो रहा है कि ये अगर आप लोगों ने मैकेनिकली 3 को एंटर करना है तो इन गेयर्स को ही घुमा के यहाँ पे 3 लेके आया जाता था। यहाँ पे आप लोग 2 एंटर करना चाहते हो तो इन गेयर्स को घुमा के यहाँ पे जो है ना मैकेनिकली 2 लेके आया जाता था। तो इस तरह की जो है गेयर की टेक्नोलॉजी थी और ये तमाम जो है ये टेक्नोलॉजी गेयर की ये मुकम्मल तौर पे मैकेनिकल थी। उसके बाद इसमें 2 तरह के हमारे टेक्नोलॉजी में थे। एक तो पास्कल और लेबनीज थे। वो चाहते थे कि जो है ना उनका जो आउटपुट है वो गियर की फाइनल पोजीशन को देख के ही आउटपुट को पता लगाया जाए, यानी कि जो फाइनल गियर की जो पोजीशन होगी उससे हमें आउटपुट का पता लगेगा। लेकिन जो बाबिश थे वो कहते थे कि जो आउटपुट है उसको पेपर के ऊपर जो है प्रिंट करना चाहिए, यानी कि प्रोड्यूस आउटपुट जो है पेपर पे आउटपुट होनी चाहिए ताकि जो हम किसी भी टाइप का जो एरर है वो ना हो। तो उनके जो इस ख्याल ने जो है पंच कार्ड पे जो तासुब को जो है जन्म दिया था, यानी कि उनके माइंड में ये था कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पेपर के ऊपर काम करने वाली। लेकिन जो पंच कार्ड को इजाद करने वाले थे वो हरमन होलीडर थे। ठीक है, उन्होंने जो है इस इंफॉर्मेशन को जो है पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने के आइडिया को यूज़ किया और उनका ये ख्याल था कि जो है इंफॉर्मेशन को आप पेज के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लोग पेज के ऊपर जो पेपर कार्ड है उसके ऊपर आप लोग एक होल्स बना दो और उन होल्स को आप लोग जो प्रोग्रामिंग असूलों के तहत उन होल्स से आप लोगों को डाटा का पता लग सके। तो उनके जो इस पंच कार्ड के जो असूल को कहाँ पे यूज़ किया गया था, 1890 में जो है यूएस सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी हुई थी। तो उसमें जो है टेबुलेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ हुआ था। अब टेबुलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूमेरिकल डाटा को टेबल्स की मतलब की सूरत में जो है सॉर्ट करने का जो तरीका होता है उसको टेबुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो उसको स्पीड अप करने के लिए पंच कार्ड के जो है पेपर कार्ड को तो सबको यूज़ किया गया था। और इनकी जो हरमन होलीरत की जो इस टेक्नोलॉजी को बाद में जो है IBM जो मशीन ईजाद हुई थी उसके क्रिएशन में इस जो आइडिया ने बहुत ज़्यादा है हेल्प की थी। और इन कार्ड को जो है बाद में नाम दिया गया ये पंच कार्ड है। और जो है ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही मशहूर तरीका कार रहे 1970 तक, यानी कि 1890 में ये यूज़ हुआ और उसके बाद 1970 तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा कि जो है कंप्यूटर के साथ इनके कार्ड्स के जरिए कंप्यूटर को डाटा दिया जाता था और कार्ड के जरिए कंप्यूटर से आउटपुट ली जाती थी। तो आप लोग इसकी शक्ल देख लो कि इस तरह के कार्ड हुआ करते थे, उनके ऊपर इस तरह से होल बना के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जाता था।
तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल मैकेनिकल रेस के मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि जब 19वीं सदी आई तो जो गेयर की टेक्नोलॉजी थी वो हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट देने से जो है कासिर हो गई थी, यानी कि जो है बहुत ज़्यादा जो है महंगे किस्म के जो गेयर टेक्नोलॉजी थी वो महंगे नताइज दे रही थी। तो उसके लिए जो है उसकी जो गेयर टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है स्टिबिट्स थे, उन्होंने 1970 में जो है बेल लैब में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई थी, और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है मार्क वन कंप्यूटर 1944 में बनाया गया था। तो ये जो दोनों कंप्यूटर थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मैकेनिकल रेज यूज़ करते थे, यानी कि ये जो सेमी इलेक्ट्रॉनिकल थे, यानी कि इनमें मैकेनिकल काम यूज़ हो रहा था। मैकेनिकल रेज थी कुछ ऐसी जिनको बिजली के साथ जो है कंट्रोल किया जाता था। तो इसमें जो ज़्यादा इसी इन दोनों चीज़ों का यूज़ था, तो इसलिए फिर इनका जो है इस्तेमाल वो मतलब कि रद्द कर दिया गया था, यानी कि इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया गया था। और क्योंकि इनका इस्तेमाल इस वजह से भी रद्द कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त जो रिसर्चर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ कर रहे थे, जो कि जो है मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिकली जो है वर्क करती थी। तो इसलिए जो है इसकी जो मार्क वन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन थी, वो दोनों मशीनें जो हैं वो ज़्यादा अर्से तक चल नहीं सकती थी। तो अब हम वैक्यूम ट्यूब की तरफ चलते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स के से जो हमारा जो कंप्यूटर बनाया गया था, वो पहला जो कंप्यूटर था वो ENIAC था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आप लोगों को MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि ENIAC स्टैंड्स फॉर, या इसको एब्रिविएशन बताएं। तो इस तरह का आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब से जो कंप्यूटर बना था उस वक्त, वो इस तरह का कंप्यूटर था। इसमें बहुत ज़्यादा सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, और ये मुकम्मल तौर पे बिजली से चलने वाला था, इलेक्ट्रिकल था, यानी कि इसमें मैकेनिकल काम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके हम फैक्ट शीट पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है ENIAC जो 1956 में जो इजाद हुआ था वो किस तरह का था। उसने जो 1800 स्क्वायर फीट जगह ली थी। उसके बाद एक जो ENIAC था उसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, 1500 रिलेज यूज़ हुई थी। उसके बाद उसमें 10,000 कैपेसिटर थे, 70,000 रजिस्टर्स थे, मतलब डेटा को स्टोर करते थे रजिस्टर्स। और वो जो बिजली यूज़ करता था 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। उसका जो वेट था, उसका वेट था 30 टन, और कॉस्ट उसकी क्या थी, $4,87,000, और पाकिस्तान 62.5 मिलियन रुपीज़ उस वक्त के हिसाब से बनते थे। लेकिन उस वक्त ENIAC बहुत बड़ी ईजाद थी, और उसको जो है उसका खैर मकदम किया गया था। ENIAC के ईजाद होने के बाद फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स के बाद जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए। इन दोनों के इस्तेमाल से जो है साइज़ बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो चुका था, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर की शक्ल दिखाती हूँ। ट्रांजिस्टर्स इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से जो कंप्यूटर की जो साइज़ है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया था। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि अगर उससे डबल हो गई थी। उसके बाद जो है 1976 में स्टीव जॉब और स्टेफन दोनों ने मिलकर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर बना लिए, और जो फिर IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर ईजाद किया था 1981 में। उसके बाद फिर वे जो है वेब का दौर आया, वेबसाइट्स का दौर आया। उसके बाद स्मार्टफोन का दौर आया। तो ये जो है सबसे बाद वैक्यूम ट्यूब के ईजाद होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से एडवांसमेंट होने लग गई। जो है आज हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा कि वापस से स्मार्टफोन तक हम लोग कैसे गए। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था हमारी हिस्ट्री का। उसके बाद जो है हम मॉड्यूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 11 में हमारे पास बिट का कॉन्सेप्ट है, डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। तो बिट क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर 0 या 1 की शक्ल में जो है इनकोड होती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। तो जो बिट होता है, बिट हमारा जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की, ठीक है। और 1 जो बिट है वो सिर्फ एक वैल्यू रख सकता है, या उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो बेसिक है बिट की। उसके बाद जो है बिट क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिट नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, etc, ठीक है। और जो है चिप्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिट रिप्रेजेंट करते हैं। 0 होगा तो फॉर एग्जांपल 0 होगा तो चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज गुजर रहा होगा, और 1 होगा तो चार्ज मतलब नहीं होगा। तो बिट हमारे पास है नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चिप्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज को ये रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम बिट्स के डिफरेंट यूनिट्स को देखते हैं कि जो हमारा 1 बाइट होता है वो हमारा 8 बिट्स के इक्वल होता है। 1 किलो बाइट जो हमारा 1024
बाइट्स के इक्वल होता है 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स के इक्वल 1 गीगाबाइट और 1024 मेगाबाइट के इक्वल होता है, और 1 टेराबाइट जो है 1028 गीगाबाइट्स के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने ये टेबल याद रख लेना है, ये आप लोगों को पेपर के क्वेश्चन में MCQs में आ सकता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम बिट पैटर्न को यूज़ करके कितने जो है डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 1 बिट आपके पास है तो आप लोगों के पास उसके 2 पैटर्न हो सकते हैं, यानी कि वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है। और अगर आप लोगों के पास 2 बिट्स हैं तो आप लोगों के पास वो उसके 4 पैटर्न होंगे, यानी कि उसके जो 4 पैटर्न किस तरीके से होंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो 0 0 हो सकता है, वो 0 1 हो सकता है, वो 1 0 हो सकता है, वो 1 1 हो सकता है। तो इसके 4 पैटर्न हो गए। उसके बाद अगर आप लोगों के पास 3 बिट्स हैं तो आप लोगों के 3 बिट्स के लिए आप लोगों के 8 पैटर्न हो सकते हैं, यानी कि 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 1। तो इस तरह से इस तरह के पैटर्न हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो 2 की पावर 3 होगा, अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं तो 2 की पावर 4 होगा, ठीक है, यानी कि 16 पैटर्न हो सकते हैं। अगर 5 बिट्स हैं तो हमारे पास 32 पैटर्न होंगे, अगर 6 बिट्स हैं तो 64, इसी तरह से 7 हो गए तो 128, और अगर आप लोगों के पास 8 बिट्स हैं तो 256 जो हैं जो बिट जो उसके पैटर्न्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक ASCII का एक टेबल होता है, और अगर ASCII के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए हमारा 65 के इक्वल होता है, बी हमारे पास 66 के इक्वल होता है, और सी हमारे पास जो कैपिटल सी है वो 67 के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल जो हमारा ए है वो 97 के इक्वल है, और अगर आप लोग स्पेस पिट करना चाहते हो तो 32 पिट होना चाहिए। ये बेशक आप लोग याद ना भी रखो, ये बस आप लोग ए को याद कर लो, ए से लेके तो आप लोगों को जी तक याद हो जाएगा, और स्मॉल ए याद करो 97 से लेके आप लोगों को जी तक, आप लोग एक एक उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ। और स्पेस के लिए आप लोगों को माइंड में ये कि 32 अगर आप लोग पुट करोगे तो आप लोगों का जो है स्पेस आ जाएगा। ये ASCII कैरेक्टर्स है। उसके बाद आप लोगों की कन्वर्जन है कि आप लोग जो है इंचों को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 25 है तो आप लोग उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने इस तरह के एक टेबल बना लेना है 1 2 4 8, वो जो हमने बीट पैटर्न पीछे से पढ़ा था, ठीक है, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 4 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये सारे इनसे इस तरह के बन गए। उसके बाद आप 25 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो बाइनरी में, तो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप लोग देखोगे कि 25 इस लाइन में है, 25 किस लाइन में कहीं भी नहीं है, ठीक है, 32 है और 16 है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करेंगे, हम 32 नहीं ले सकते, हम 16 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 16, हमारे पास जो एक हिस्सा आ गया, हमारे पास 16 का हिस्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कि उसके बाद आप 16 में क्या ऐड करोगे कि 25 से या 25 बन जाए या 25 से लेस बन जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या आप लोग इसमें 8 ऐड करोगे, ठीक है। आप लोग इसमें 16 तो ऐड कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, 16 ऐड करोगे 32 बन जाएगा। तो आप लोग 8 ऐड करोगे, आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे 24 बनेगा। आप लोगों के पास 25, आप लोगों को 25 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 4 वाले जगह पे भी 0 लिख दोगे, 2 वाली जगह पे भी 0 लिख दोगे, और आप लोगों को 1 चाहिए, आप 1 वाली जगह पे जो है 1 लिख दोगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये टोटल इक्वल 25 बन गया। तो इस तरह आप किसी भी हिस्से को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कि डेसिमल है तो उसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपको ये प्रैक्टिस से क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 65 का आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए 128 हम नहीं ले सकते, हम 64 लेंगे, ठीक है। 64 ले लिया, और उसके बाकी बाद में जितने भी हिस्से हैं उन सब में से हमने कोई भी नहीं लेना, उन सब की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास एंड पे हमें 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे 1 लिख देंगे। तो हमारे पास 65 का जो 65 का जो हमारी बाइनरी कन्वर्जन क्या बनेगी, हमारी 65 की बाइनरी कन्वर्जन हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 0 1 1 2 3 4 5 0, तमाम 0 लगा के एंड पे जहाँ पे हमारा 1 आता है हम वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इस तरह तो हम किसी भी हिस्से को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें 8 बिल्कुल इसी लाइन के अंदर आ रहा है, तो हम सिर्फ 8 को रिप्रेजेंट करेंगे यूँ करके। तो हमारे पास 8 हमारे पास डेसिमल में है, तो उसको हम बाइनरी में लिखने के लिए ये प्रकार यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी जो है हिस्से को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोग 11 में हम लोगों ने ये पढ़ा के बेसिक्स पढ़ी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पढ़े, यूनिट पढ़े, पैटर्न पढ़े। आप लोगों ने ये पढ़ा के डेसिमल वैल्यू को आप लोगों ने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो हम नेक्स्ट से डिटेल में भी लाजमी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं कि इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को पूरी ट्राई करूँगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।